हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टैट्स का 4th चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जिसमें हम ऑलरेडी 2-3 वीडियोस कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स भी कवर कर चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की कैसे किस किस बेसिस पर हम डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसमें कुछ हमने 4 क्लासिफिकेशन पढ़े थे, जैसे कि आपका जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, और उसमें भी कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन थे। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल हमने पढ़ा था। अब आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। तो क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे हम एक रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि रॉ डेटा क्या होता है। देखो, रॉ डेटा, रॉ का मतलब आपको पता है कच्चा। रॉ मतलब क्या होता है, जैसे रॉ मैंगो होता है ना, कच्चा आम, रॉ बनाना, कच्चा केला। तो रॉ डेटा क्या है, कच्चा आपका डेटा। अब ये कच्चे डेटा का मतलब क्या है, वो डेटा जो बिल्कुल ही क्रूड है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, आप उसको किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, आप उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कोई यूज़ ही नहीं है। अब जैसे कि आपके पास बुक्स हैं, मान लो आपके पास कोई बुक है, उसमें एक बुक में 100 पन्ने हैं। अब वो 100 पन्ने मैं आपको अलग अलग करके और ऐसे शफल करके आपको पकड़ा दूँ, तो क्या वो पन्ने, वो पेजेस, 100 पेजेस आपके किसी काम के होंगे? नहीं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा मतलब बेकार तरीके से हैं, बिल्कुल भी अरेंज्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, तो वो पेजेस किसी काम के नहीं होंगे। आप कहोगे कि भाई तुम ही रख लो, पर वही उन्हीं पेजेस को मैं सिस्टमैटिकली अरेंज कर दूँ एक ऑर्डर में, 1 से 100 तक लाइन से अरेंज कर दूँ, फिर उस पर एक वो जो उसका कवर होता है उसको लगा के बाइंड करा दूँ, सजा दूँ, मतलब एक तरह से पूरा ऑर्गेनाइज कर दूँ। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बुक आपके काम की हो सकती है, क्योंकि अब एकदम सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, रॉ डेटा को, जिससे कि वो हमारे काम में आ सके, हम उससे कुछ यूज़ ले सकें, कंक्लूजन निकाल सकें, हम उसको अरेंज करते हैं। तो हम डेटा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक सीरीज़ में लगाना। सीरीज़ में भले आप कैसे भी लगाओ, वो अलग अलग हम मेथड्स पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं सीरीज़ में भी अरेंज करने के। तो उन रॉ डेटा को एक सीरीज़ में अरेंज करना ही होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज़। तो क्योंकि यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ बोलते हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ को स्टैटिस्टिकल सीरीज़ बोल देंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ क्या पढ़ना है कि किसी भी रॉ डेटा को, कोई भी बेकार सा डेटा जो अभी हमारे किसी काम का नहीं है, उसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करें जिससे कि वो हमारे कुछ काम आ सके। राइट, अब यहाँ पर बात आती है कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या क्या तरह की होती हैं। सीरीज़ के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखो यहाँ पे सीरीज़ के क्या क्या टाइप्स हैं, ये है आपका सीरीज़। अब इसके भी 2 तरह के सीरीज़ होती हैं। पहली है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज़ ये हो गया। दूसरी है आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज़। ये 2 मेन, मतलब ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो ये 2 टाइप्स हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ नाम से समझ आ रहा है, इस सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस सीरीज़ को हम क्या कह सकते हैं, सीरीज़ विद फ्रीक्वेंसी। इसमें सीरीज़ नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सीरीज़ विदाउट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को हम सीरीज़ विद फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, और इंडिविजुअल सीरीज़ को हम सीरीज़ विदाउट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ये हो गए 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस। अब ये जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है ना, इसको भी हम एक और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके भी 2 टाइप्स हैं। वो क्या है, पहला है आपका फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे। और दूसरा क्या आता है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की जगह एक में एरे लगा दो और एक में डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, तो 2 इसके भी टाइप्स हो गए। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के 2 टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चारों ही चीज़ें आज हमने पढ़नी है कि ये क्या क्या होती हैं। फ्रीक्वेंसी एरे को हम और एक नाम से जानते हैं, वो क्या है, डिस्क्रीट
सीरीज़, ठीक है, इसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ नाम से भी जानते हैं। तो दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें सीरीज़ का तो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी सीरीज़। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होती है, सीरीज़ विथ फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, सीरीज़ विदाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को हम दो और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर फ्रीक्वेंसी एरे विच इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्क्रीट सीरीज़, एंड अनदर वन इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एक करके ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ना है, रॉ डेटा हमने समझ लिया क्या होता है, सीरीज़ भी हमने समझ लिया, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या होती है। अब हमने पढ़ना है इंडिविजुअल सीरीज़, फ्रीक्वेंसी सीरीज़, फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इंडिविजुअल सीरीज़ की। ये ईजीएस्ट भी है और सबसे पहले भी है, तो हम इसे सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्लासिफिकेशन आता है इंडिविजुअल सीरीज़। अब इस वाली सीरीज़ में क्या होता है, देखो मैं पहले लिख देती हूँ। इस सीरीज़ में क्या होता है, डेटा आर क्लासिफाइड सिंगली, ठीक है। अब ये सिंगली क्या है, मतलब हम डेटा को कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं सिंगली, मतलब एक इंडिविजुअल सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ नाम से समझ आ रहा है, बस हमें एक लाइन खींचनी है, दो कॉलम बन गए, तो हमको ऐसे 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 सारा डेटा लिख देना है लाइन से, ठीक है। तो वो हो जाती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया, ये कुछ नंबर्स लिख दिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं फटाफट नंबर्स लिख देती हूँ। अब ये देखो ये क्या है, ये कुछ मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। ये नंबर्स क्या हैं, लेट अस सपोज ये उन 10 स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं जो उन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मान लो इकोनॉमिक्स में स्कोर किए हैं। इकोनॉमिक्स में उन्होंने 10 स्टूडेंट्स ने इतना इतना स्कोर किया है आउट ऑफ 30। ये कितने हैं, आउट ऑफ 30, ठीक है। कितने हैं, ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 दिख रहे हैं आपको। अब इंडिविजुअल सीरीज़ में अगर हमें इस डेटा को अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसे ही नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इसके साथ में एक वेरिएबल ले लेंगे, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। जैसे कि इसके साथ में हम क्या ले सकते हैं, ये स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो या तो हम उनका रोल नंबर ले लें कि भाई ऐसे ये यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टूडेंट्स ही हैं ना, तो 10 स्टूडेंट्स के 10 रोल नंबर भी होंगे। तो हमने उनको अरेंज कर दिया कि रोल नंबर 1 का आया है 25 आए हैं, ठीक है। रोल नंबर 1 यहाँ पे मार्क्स लिख देते हैं, रोल नंबर 1 के आए हैं 25 और रोल नंबर 2 के आए हैं 24, रोल नंबर 3 के आए हैं 19, उसके 26, किसी के 30, ऐसे ऐसे कर करके आपने ये क्या किया, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज़ भी देखो दो तरह की होती है। इंडिविजुअल सीरीज़ भी आपकी दो तरह की होती है। एक तो ये था अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, ठीक। पहला है आपका अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। तो ये क्या था, देखो सीरियल नंबर के हमने अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। या फिर हम सेम रोल नंबर की जगह, अगर हम रोल नंबर हटा दें, रोल नंबर की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, रोल नंबर की जगह हम उन स्टूडेंट्स के नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नाम हम कैसे लिखते हैं, नाम भी एक सीरीज़ में ही तो होता है। जब आपकी मैम अटेंडेंस बोलती होंगी तो एक सीरीज़ में नाम बोलती है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ए से आप कुछ भी नाम लिख दो, यहाँ पे आपने लिख दिया आशी, ठीक है। ए से एक और नाम है मान लो अभिनव, फिर नाम आ गया सी से चारू, फिर डी से नाम आ गया ऐसे ध्रुव। तो ऐसे करके आप एक और सीरियल ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो। तो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग या फिर एक सीरीज़, एक प्रॉपर सीरियल ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो वो कैसा होता है, आपका इंडिविजुअल सीरीज़, ठीक है। अब इंडिविजुअल सीरीज़ का एक और टाइप है, मतलब एक टाइप नहीं है, एक और तरीका है क्लासीफाई करने का इंडिविजुअल सीरीज़ में। वो क्या है, पहला तो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर था जो अभी हमने देखा। अब है कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक।
अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे हम, इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। सबसे बड़ा आपको नंबर कौन सा नज़र आ रहा है, सबसे बड़ा है सबसे पहले 30, उससे नीचे है 28, फिर है 27, फिर है आपका 26, 25, 24, 23, 22 और ये 19। ठीक है, हो गए ना 5, 1 2 3 4 5, कोई एक नंबर रह गया 30, 28, 27, 26, 25, 24 दो बार है, 24, 23, 22 और ये 19। तो अब इनको हमने क्या किया, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, अभी हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है और यहाँ पे हम साथ साथ में उन बच्चों के नाम या फिर उनके रोल नंबर लिख देंगे। तो पहले हमने कैसे किया था, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, पहले हमने सीरियल नंबर लिखा था कि भाई नाम या फिर उनका रोल नंबर, फिर हमने मार्क्स लिखे थे। पर अभी हम मार्क्स के बेसिस पर कर रहे हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने मार्क्स लिख दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर यहाँ पे दूसरे कॉलम में उनका नाम ऐसे ऐसे लिख दिया। या फिर इसी तरह हम उनको अब असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, 19, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28 और ये 30। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में फिर से आप आगे आगे नाम लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अरेंजिंग द डेटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज। सबसे पहले क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक लाइन खींच के 2 कॉलम बनाने हैं, जो आपका डेटा है उसे अरेंज कर लो इंडिविजुअल सीरीज़ में। ठीक है, एक प्रॉपर एक लाइन में, राइट। इंडिविजुअल सीरीज़ को भी हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, कि मतलब कि आपका रोल नंबर है या फिर आपका नाम है या जो भी है उस बेसिस पे। दूसरा है आपका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो उसमें क्या करेंगे, हम डेटा को पहले अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल है हमारा, जो कि रोल नंबर है या फिर आपका नाम है स्टूडेंट्स का या फिर कुछ भी है, वो हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 टाइप्स इंडिविजुअल सीरीज़ के। अब बात आती है इंडिविजुअल सीरीज़ की। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप नोट कर सकते हो। ये क्या है, ये है ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, क्या है ये, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इजीली एकदम शॉर्ट में और अच्छे से, राइट। मतलब हमने सारी चीज़ें भी दिखा दी और ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं लगा, अच्छे से एकदम सिंगली एक सीरीज़ में अरेंज कर दिया। पर ये क्या है, नॉट सूटेबल, ये कुछ केसेस में सूटेबल नहीं है। कब, व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज़ लार्ज, जब आपके जो नंबर ऑफ़ आइटम्स है ना ये बहुत ज़्यादा हो। अभी तो सिर्फ देखो 10 डिजिट्स थी, 10 नंबर थे, सिर्फ 10 नंबर, तो उनको हमने ऐसे अरेंज कर लिया। आप भी एक पेपर पे लाइन खींच के आराम से अरेंज कर सकते हो। पर अगर ये बहुत ज़्यादा हो, मतलब 10 का तो डेटा नहीं होगा हमारे पास, सिर्फ 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, फिर आप कितनी तो पेजेस भरोगे, कितनी लाइनें खींचोगे। तो उस केस में ये वाला जो आपका टाइप है या फिर मेथड है इंडिविजुअल सीरीज़, एक सीरीज़ में अरेंज करने का रॉ डेटा को, तो वो ज़्यादा काम नहीं आता, वो सूटेबल नहीं है उस केस में। तो ये तभी यूज़फुल है जब आपका डेटा बहुत कम हो, और डेटा यूजुअली कम इतना नहीं होता है, तो इसीलिए ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। पर इसका एक फ़ायदा है कि हम इसको ब्रीफली इसमें डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छे से एकदम क्लियरली सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमको। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका कौन सा, इंडिविजुअल सीरीज़। इसमें हमने 2 टाइप भी पढ़ लिए आपके, 2 तरह से आप इंडिविजुअल सीरीज़ बना सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर सीरियल नंबर या फिर बाय अरेंजिंग द डेटा इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बात आती है दूसरा आपका जो वो था, दूसरा सीरीज़ का मेथड था, कौन सा था, फ्रीक्वेंसी सीरीज़। दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अब देखो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी, फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हैं हम। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो इस सीरीज़ को समझने से पहले आपको 2-3 टर्म्स समझने पड़ेंगे। वो टर्म्स क्या हैं, सबसे पहले आपका एक टर्म आता है यही फ्रीक्वेंसी, कि भाई फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है, कुछ नहीं है, ये द नंबर ऑफ टाइम्स an item repeats
itself, कि कोई भी आइटम जो है आपके डेटा में, ये जो सारे आइटम्स हैं ना, ये अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, जितनी बार रिपीट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगर हम सेम इसी आइटम इसी डेटा की बात करें तो इसमें देखो 30 कितनी बार आ रहा है, 30 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, तो 30 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1, राइट। मतलब 30 मार्क्स सिर्फ एक बच्चे ने स्कोर किए, इसका मतलब ये हुआ। ऐसे ही अगर हम 24 की बात करें, 24 कितनी बार आ रहा है, 24 2 बार आ रहा है यहाँ पर, तो 24 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2, यानी कि 24 मार्क्स 2 बच्चों ने स्कोर किए हैं। तो जितनी बार कोई भी आइटम अपने आप को रिपीट कर रहा है एक उसमें, मतलब एक डेटा में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा आता है आपका क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स itself corresponding to the range of values, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, अभी जो हमने पढ़ा था जो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग वैसे ऐसे हमने अरेंज कर लिया था। अब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, क्लास बना देते हैं हम, एक रेंज बना देते हैं। जैसे कि ये वाली जो इसको हम इस एग्जाम्पल को मिटा देते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल बहुत देर तक टिक लिया, अब इसका टाइम आ गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मान लो ये मार्क्स गिवन है आपको 5 5 6 3 2 2 5 6 1 0 1 2 4 8, ये हो गया आपका। और एक आध लिख लेते हैं दोबारा से 8 7, यहाँ पे ये सारे नंबर्स हैं। ये क्या हैं, ये एक क्लास के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने 10 में से मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अगर हम चाहें तो पहले की तरह लिख सकते हैं कि लाइन में अरेंज कर लिया सीरियल के अकॉर्डिंग, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पर हम यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी सीरीज़ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का भी हमने ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी जब हम बात करते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी की, वो क्या होता है, हम डेटा को, इस डेटा को क्लासेस में ग्रुप कर देते हैं, हम ग्रुप बना देते हैं कुछ कुछ। हम सारे ही नंबर्स को अलग अलग नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हमने ग्रुप बना दिया। जैसे 0 से 2 का ग्रुप हो गया, एक हो गया ग्रुप 2 से 4 का, एक हो गया 4 से 6, 2 से 4 नहीं सॉरी 3 to 5 हो गया, ठीक है। 3 to 5, यहाँ पे हो गया 6 to 8, और ये हो गया 9 to 10, ठीक है। ये मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ लिख देंगे कि 0 से 2 के बीच में कितने नंबर हैं। 0 से 2 के बीच में देखो 1, ये भी 0 से 2 के बीच में आता है, ये भी 0 से 2 के बीच में आता है, ये भी 0 से 2 के बीच में आता है, ये भी, और कोई साथ है नहीं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हो गया ये 6। ऐसे करना है। मतलब क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी तो हमको ये बताती है कि कोई आइटम कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे यहाँ पे इस वाली पूरी सीरीज़ में 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो इस 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, 2 की फ्रीक्वेंसी हो गई 3, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है। पर क्लास फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक क्लास में, ये क्या है आपका क्लास, ठीक है, एक क्लास में कितने ज़्यादा आपका डिजिट्स आ पा रहे हैं, कितने ज़्यादा आपके नंबर्स आ पा रहे हैं, तो उस रेंज में कितने नंबर्स आपके लाई कर रहे हैं, कितना डेटा आपका लाई कर रहा है। यानी कि इस क्लास में 6 आपके नंबर आ गए, इसमें से कौन कौन से जिन पे टिक लग रहा है, तो या इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 6। इसी तरह 3 से 5 के बीच में कितने आ रहे हैं, ये देखो, ये आ गया एक, तो एक ये आ गया, एक ये भी आ गया, ठीक है, एक ये है आपका और एक ये है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5। इस रेंज की 3 से 5 के बीच में कितने बच्चों ने स्कोर किया है, 5। 0 से 2 के बीच में 6 बच्चों ने स्कोर किया है। इसी तरह 9 to 10 के बीच में अगर हम देखें तो 9 to 10 के बीच में तो देखो किसी का है ही नहीं, ना 9 है ना 10 है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0, यानी कि 9 या 10 नंबर किसी बच्चे के आए ही नहीं है। और 6 to 8 के बीच में देखें तो 1 2 3 4
5, यानी कि 5 बच्चों ने 6 से 8 के बीच में स्कोर किया है। इस तरीके से हमें क्या कहते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी, इसको हम क्लास फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक और टर्म यहाँ पर आता है, एक हमने फ्रीक्वेंसी समझ लिया, एक क्लास फ्रीक्वेंसी समझ लिया, एक आता है टेलीबार्स। वैसे ये सबने पढ़ा होगा मैथ में 8th स्टैंडर्ड तक टेलीबार्स, और 9th-10th में आई गेस पढ़ा होगा, 9th-10th में भी। टेलीबार्स क्या होता है, जब हम फ्रीक्वेंसी को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। टेलीबार्स मतलब बार्स के रूप में, बार्स की फॉर्म में। बार क्या होता है, एक इस तरह का सिंबल होता है, स्ट्रेट एक लाइन, ठीक है। ये सिंबल, इसको हम कहते हैं, ये ब्रैकेट बनाया मैंने, सिंबल सिर्फ ये लाइन है, तो इसको हम टेलीबार कहते हैं। अब इसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसमें 1 को तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को हम 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 को हम इन तीनों से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को हम इनसे रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 5 को हम इससे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। 4 तक तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ही हमें 5 बनाना होता है तो हम इन सबको काट देते हैं, ये हो जाता है हमारा 5। अब इसी के आगे जब हमें 6 बनाना है तो हम फिर से ऐसे लिखेंगे, 7 बनाना है तो फिर से ऐसे लिखेंगे, 8 बनाना है तो फिर से ऐसे लिखेंगे, फिर 9 और फिर 10 बनाना है तो ये हो गया। तो अगर ऐसे लिखा है तो आप समझ जाओ ये 10 लिखा हुआ है, इस पूरे को 5 हो गया, ये और 5 यानी कि 10, ठीक है। तो ये होता है टेलीबार्स। तो ये 3 चीज़ों का, 3 टर्म्स का यूज़ इस फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में होगा। ये 3 टर्म्स इसीलिए समझना ज़रूरी था। तो अब हम समझते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होता है। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में भी देखो मैंने बताया था 2 तरह की सीरीज़ होती हैं, याद आया। पहले तो हमने इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी पढ़ा, अब फ्रीक्वेंसी में भी 2 तरह की सीरीज़ आपकी होती हैं। फ्रीक्वेंसी में कैसी कैसी हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी एरे और एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक है आपका फ्रीक्वेंसी एरे और एक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये 2 तरह की अब हमको सीरीज़ के बारे में पढ़ना है, और ये दोनों किसका क्लासिफिकेशन है, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी एरे की। फ्रीक्वेंसी एरे को हम और किस नाम से जानते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ के नाम से जानते हैं। इसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है, इसमें कोई भी, इसमें जो आइटम्स होते हैं ना, जो आपका डेटा है, एक्चुअली बेसिकली जो आपका डेटा होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम्स इज़ करेक्टली क्लियरली विजिबल। कि कोई आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपको आराम से दिख जाएगा, उसका मेजरमेंट क्या है वो आपको ईजीली दिख जाएगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे भी देखो, मैं ऐसा करती हूँ, एक लंबी चौड़ी सी सीरीज़ लिख देती हूँ, ठीक है। 2 4 8 10 7 6 3 2 1 0 5 6 9 9 4 2 3 1 0। फिर से अब मैं क्या लिख देती हूँ, 10 भी है हमारे पास, 8 6 5, ठीक है। ये हो गई हमारी सीरीज़, राइट। अब हमने क्या करना है, अगर हमको किसी भी डेटा को, ये हमारा डेटा है, किसी भी डेटा को हमको अगर फ्रीक्वेंसी एरे में अरेंज करना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम उस डेटा में देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से नंबर हैं, उन्हें हम लाइन से लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहला देखो 0 भी है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0। फिर हमारे पास 1 भी नज़र आ रहा है हमको, हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 7 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। तो हमें क्या करना है, 10 तक लिख देना है, 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, कोई भी x वेरिएबल है, x क्या है, ये मार्क्स है, मान लो इतने इतने मार्क्स आए हैं इतने बच्चों के आउट ऑफ 10। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि भाई कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। 0 कितनों के आए हैं, 0 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करो, देखो ये तो 10 है, एक ये है आपका 0, एक ये है आपका 0, बस। तो 0 नंबर आए हैं 2 बच्चों के, ख़त्म कहानी। अब देखते हैं कि 1 नंबर कितने बच्चों का आया है, कितने बच्चे हैं जो डफर हैं, 1 2, तो ये भी आए हैं 2 बच्चों का,
गुड। 2 नंबर कितने बच्चों के आए हैं? 2 आए हैं। यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, 1 2 और ये 3, तो ये हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, मैं सारे कराती हूँ जिससे कि अच्छे से समझ आ जाए। 3 कितने का आया है? ये 1 2, ये भी 2 बच्चों के आए हैं 3 नंबर। 4 कितनों का आया है? 4 आया है 1, ये तो 3 है, 2, ये भी 2 का आया है। 5 कितनों का आया है? 5 देखते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 4। अब आती है 6 की बारी। 6 कितनों का आया है? 1 2 3, घूल। 7 कितनों का आया है? 1 का ही आया है। ठीक है, 8 किसी का आया भी है? 1 2। फिर आती है 9 की बारी। 9 कितनों का आया है? 1 2। ठीक है, और 10 कितनों का आया है? 1 2। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि मतलब जो 0 मार्क्स आए हैं ना आउट ऑफ 10, वो ऐसे बच्चे 2 बच्चे हैं, और कोई जिस बच्चों के 5 आए हैं वो 4 बच्चे हैं, जिन बच्चों के 10 नंबर आए हैं 10 आउट ऑफ 10 वो 2 ही बच्चे हैं। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का रेलेवेंस क्या है, इससे हमें क्या पता चल रहा है। अब सेम इसी फ्रीक्वेंसी को हमको कन्वर्ट करना है टेलीबार्स में, जो अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। तो 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे, इसमें भी ऐसे 3 2 2 4 3 1 2 2 2। यहीं इसी जगह मान लो एक और नंबर मैं ऐड कर देती हूँ, 5 यहाँ पर भी ऐड कर देती हूँ। तो अब क्या हो गया? 5 वाले नंबर की जो वो हो गई फ्रीक्वेंसी, कितनी हो गई? 5 हो गई। पहले 4 थी, अब यहाँ देखो 5 हो गई। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे कर देंगे, बस इतना सा करना है। ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज़ का फर्स्ट वाला पार्ट, मतलब फर्स्ट वाला जो टाइप है, फर्स्ट वाला टाइप फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इसमें हम क्या करते हैं, एक बस सीरीज़ बना लेते हैं, साथ ही साथ उसमें से हम फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान रखते हैं कि इस इतने नंबर अगर आए हैं तो वो कितने बच्चों के आए हैं, कितनी मतलब फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो ये हमको इसमें याद रखना होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में। ठीक है, अब बात आती है दूसरी सीरीज़ की, आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम सबसे पहले अब देखते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ लो आप, ये याद रहेगा। इसमें क्या था? फ्रीक्वेंसी सीरीज़ था वो, हाँ सॉरी फ्रीक्वेंसी एरे था, सॉरी एरे, और वो क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना उसको। अब हम उसको बांटेंगे कैसे? हम उसको अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं, ऐसा करते हैं ना हम, अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? हम क्लासेस बना लेते हैं। फ्रीक्वेंसी एरे में हमने क्या किया था, जो हमको मेजरमेंट था वो साफ साफ नज़र आ रहा था कि अच्छा ऐसे 2 बच्चे हैं जिनके 4 नंबर आए हैं, ऐसे 5 बच्चे हैं जिनके 6 नंबर आए हैं, हमको साफ साफ दिख रहा था। पर यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, वो क्लियरली विजिबल नहीं होता। कैसे नहीं होता? अभी देखो मैं बताती हूँ। ये हो गया, मान लो अब आपका मैं एक और लंबी सी सीरीज़ लिख देती हूँ। ठीक है, 35 42 27 63 44 71 57 62 85 83 66 37 48 99 और आपका क्या हो सकता है? 48 53 66 44 अगेन। ठीक है, अब ये वाली जो सीरीज़ है ना, ये भी हम लेट अस सपोज, ये भी एक मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है कि इतने सारे बच्चे हैं, उनके ना इतने इतने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनकी ना क्लासेस बना लेंगे, अलग अलग रेंज बना लेंगे, रेंज फॉर्म कर लेंगे। अब वो रेंज किसी भी बेसिस पर हो सकती है। मान लो आप 6-6 का डिफरेंस ले लो, 5-5 का डिफरेंस ले लो, कितने का भी ले लो, ठीक है, एक ही बात है। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अब मैं ले लेती हूँ 10-10 का डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने ले लिया है यहाँ से 10 के डिफरेंस के हिसाब से, ये हो गई पहली 20 to 30। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लासेस, क्लास। ठीक है, 20 to 30,
फिर हो गया आपका 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। यहाँ पे हाँ एक सेकेंड, एक और चीज़ जो हमने याद रखनी है, यहाँ पे हम 31 कर देते हैं, 41 कर देते हैं, 51, 61, 71 to 80, 81 to 90 और 91 to 100। ये हो गया आपका क्लासेस हमने बना दिए। अब आप कहो कि आपको 5-5 का डिफरेंस लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। आप लिख सकते हो 20 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40। तो आप 5-5 का भी ले सकते हो, 2-2 का डिफरेंस ले लो, कितना भी डिफरेंस ले लो, उसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10-10 का डिफरेंस ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे लिख दूँगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जिस तरीके से हमने पहले वाले में देखा था ना फ्रीक्वेंसी एरे में कि कितने बच्चों के 4 नंबर आए हैं, ठीक है, तो वो हमने मतलब 0 मार्क्स किसके आ रहे थे, 4 लोगों के, तो हमने 4 लिख दिया। फिर हमने देखा 5 नंबर कितनों के आ रहे हैं, 4 लोगों के, तो हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के नंबर लाई कर रहे हैं। 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बीच में कितना हो रहा है, एक ही है, ओके, एक, यहाँ पे 1 हो गया। 31 से 40 के बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं, ये हो गया 31 से 40, 31 से 40, ये वाला भी हो गया, बस, ठीक है, 2 हो गए। फिर है 41 से 50, 41 से 50 यानी कि एक तो देखो आपका ये है, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, 41 से 50 के बीच में ये भी है और ये भी है, 5 हो गए। 51 से 60 के बीच में आपके कितने लाई कर रहे हैं, 51 से 60 के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ तक कोई नहीं है, ये हो गया एक आपका और ये 2, ठीक है, 2 हैं। 61 से 70 के बीच में, 61 से 70 के बीच में 1 2 3 4 हैं, ठीक है, 4 नंबर ऐसे हैं जो 61 से 70 के बीच में लाई कर रहे हैं। 71 से 80 के बीच में, 71 से 80 के बीच में कितने लाई कर रहे हैं, 71 से 80 के बीच में एक हो गया आपका, एक, सिर्फ यहाँ पर एक ही है। अब बात आती है 81 से 90 के बीच में, 81 से 90 के बीच में एक ये हो गया, एक ये हो गया और बस ये भी 2 हैं। अब 91 से 100 के बीच में कितने हैं, एक, सिर्फ एक ही है। तो ये हो गया इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको हम क्या करेंगे, सेम टेली बार्स में कन्वर्ट करेंगे, टेली बार्स की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 5 कैसे लिखना है हमको, ऐसे 2 4 1 2 1, ये हो गया टेली बार्स। अब यहाँ पे ये हमको क्या बताता है, देखो हमने पहले जो अभी पढ़ा था फ्रीक्वेंसी एरे, उस एरे उसमें हमें क्या था, हर आइटम का मेजरमेंट एग्जैक्टली पता चल रहा था कि 5 नंबर कितने लोगों के आए हैं, ठीक है, 5 नंबर कितने लोगों के आए हैं, 6 नंबर कितने लोगों के आए हैं। पर अगर मैं ये डेटा हटा दूँ और सिर्फ इसको देखें तो क्या आपको पता चल सकता है कि कितने नंबर किसके आए हैं। यहाँ पे अगर मैं पूछूं 35 नंबर कितने बच्चों के आए हैं तो नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बच्चे तो लाई कर रहे हैं, पर ये 31 से 40 इसमें बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, 31 32 33 34 40 तक। तो हमको नहीं पता चलेगा कि 35 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, ठीक है। हमको ये भी नहीं पता आए भी हैं या नहीं। हो सकता है ये जो 2 बच्चे हैं दोनों के ही 40 आए हों, एक के 31 आए हों, एक के 40 आए हों, किसी के 37 आए हों, किसी के 33 आए हों, पर हम ये नहीं बता सकते हैं कि किसी के 35 आए भी हैं या नहीं और कितनों के आए हैं, राइट। तो इसमें जो आइटम का मेजरमेंट होता है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, क्लियरली आप नहीं पहचान सकते। और ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एरे एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी एरे में क्या होता है, हम हर आइटम का मेजरमेंट इजीली बता सकते हैं बिना डेटा को देखे, ठीक है, बिना डेटा को देखे हम इजीली बता सकते हैं। पर उसी जगह अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वहाँ पर हम मतलब खाली ये रेंज हमको क्योंकि गिवन है, क्योंकि एक रेंज हमको गिवन है, तो उसके बीच में हम नहीं बता सकते कि भाई कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। हम हर आइटम का मेजरमेंट नहीं बता सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी एरे की, जब तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्या है? हम खाली फ्रीक्वेंसी एरे से भी तो काम चला सकते हैं। अगर हमको इसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या कितना मेजरमेंट है, एक आइटम ने कितनी बार खुद को रिपीट किया है या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वगैरह वगैरह, तो हम कैसे, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी एरे जो हमने बनाया था उससे पहले, जैसे कि ये है, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं 5 4 3 2 1 और ये 0, ये मार्क्स हैं, ठीक है, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये 3 6 10 5 4 1, तो ये क्या है? यहाँ पे 5 बच्चों के 5 नंबर 3 बच्चों के आए हैं, 3 नंबर 10 बच्चों के आए हैं, 0 मार्क्स सिर्फ 1 बच्चे के आए हैं। इसमें हमको साफ साफ पता चल रहा है, इसमें पर हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये वाली सीरीज़ उस वक्त काम नहीं करेगी जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर ऐसी एक, ये तो सिर्फ इतनी सी सीरीज़ है, ये भी काफ़ी छोटी है, अगर इसी को मैं अलग अलग से बना दूँ ऐसे 35 36 37 करके, तो वो ये भी बहुत लंबी हो जाएगी। उसके अलावा सीरीज़ एक्चुअली में लंबी होती हैं जब हम डेटा मेजर करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो डेटा छोटा मोटा नहीं होता, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी छोटी सी सीरीज़ बन गई इतने सारे डेटा की, है ना, इतनी छोटी सी सीरीज़ बन गई क्योंकि हमने उसको ग्रुप में क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर दिया है, क्लासेस में उसको अरेंज कर दिया है, अलग अलग क्लास बना दिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका यूज़ होता है जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं या फिर, तो आप क्या करते हो, आप उसको क्लासेस में अरेंज कर लेते हो। पर यहाँ पर हमको क्या है, आइटम्स का मेजरमेंट क्लियरली विजिबल होता है, यहाँ पर आइटम्स का मेजरमेंट क्लियरली विजिबल नहीं होता। एक और मेजर डिफरेंस इनमें ये है कि यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल है ना, ये हमारा एक्स वेरिएबल कहलाता है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं वो एक्स वेरिएबल कहलाता है। अब ये जो एक्स वेरिएबल है ना, ये डिस्क्रीट होता है इन फ्रीक्वेंसी एरे। देखो ये लिख देते हैं, ये है फ्रीक्वेंसी एरे, राइट, और ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक दो पॉइंट्स में साथ साथ लिखती जाती हूँ, वो आप ध्यान से समझना, ठीक है। एक तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया क्या, कि यहाँ पर मेजरमेंट क्लियरली विजिबल है, मेजरमेंट ऑफ आइटम्स इज क्लियरली विजिबल, राइट। पर अगर हम यहीं इसी केस में देखें तो यहाँ पे क्या है, नॉट विजिबल। ये मैं शॉर्ट में लिख दे जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे नॉट विजिबल। यहाँ पे हमको नहीं पता चलेगा कि 35 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं, 40 नंबर कितने लोगों के आए हैं, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। बस हमने रेंज में ऐसे मतलब क्लासीफाई कर दिया जिससे कि हमको हमारी कन्वीनियंट, मतलब हमको थोड़ा अच्छा सा ही लगे, हमारे लिए कन्वीनियंट हो, हमको ज़्यादा लंबी चौड़ी सीरीज़ ना बनानी पड़े, ठीक। यहाँ पर क्या होता है, ये जो एक्स वेरिएबल है आपका, एक्स वेरिएबल इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। एक्स वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। पर यहाँ पे जो आपका एक्स वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट नहीं होता। अब ये डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट मतलब ये कह लो आप अलग अलग, बिखरा हुआ, ठीक है, सेपरेट। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो एक्स वेरिएबल दिख रहा है वो अलग अलग नज़र आ रहा है ना आपको। 5 4 3 2 1 0 जितने जितने मार्क्स आए हैं वो मैंने सब लिखे हैं, एक को भी स्किप नहीं किया है, एक को भी क्लासेस में अरेंज नहीं किया, मैंने हर सारे लिखे हैं सेपरेटली। तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल डिस्क्रीट होता है। पर यहीं की मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको एक्स वेरिएबल डिस्क्रीट नज़र आ रहा है, क्या मैंने यहाँ पर लिखा है कि 36 मार्क्स इसके आए हैं? नहीं, मैंने तो उसको इस क्लास में घुसा दिया है। क्या मैंने यहाँ पे लिखा है 87 मार्क्स किसके आए हैं? नहीं, यहाँ पे मैंने इसको 87 को इस वाली क्लास में घुसा दिया है। तो यहाँ पर ये जो एक्स वेरिएबल है वो सेपरेट नहीं होता, डिस्क्रीट नहीं होता, वो ग्रुप्ड होता है क्लासेस में, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी सीरीज़। अब एक और चीज़ है फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में, ये जो फ्रीक्वेंसी एरे होता है, फ्रीक्वेंसी एरे होता है, इसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं,
तभी इसमें जो एक्स वेरिएबल होता है वो डिस्क्रीट होता है, इसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं कहूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज़, या फिर आप कह सकते हो सीरीज़ ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, सीरीज़ ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मतलब इसमें डेटा ग्रुप किया हुआ है ना, ग्रुप में है, तो सीरीज़ ऑफ ग्रुप्ड डेटा भी कह सकते हो, सीरीज़ ऑफ रेंजेस भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें देखो रेंज बनी हुई है, रेंज है ना, एक रेंज क्या होता है, इतने से इतने तक, तो 71 से 80 तक, ये एक रेंज हो गई। तो सीरीज़ ऑफ रेंजेस, सीरीज़ ऑफ ग्रुप डेटा, या फिर कंटिन्यूअस सीरीज़, क्योंकि कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, 30 के बाद 31, 40, 41, 50, 51 ऐसे करके कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। यहाँ पे क्या है, एक आध नंबर का गैप भी हो सकता था, हो सकता है 4 नंबर किसी के आए ना हो, तो मैं यहाँ पे लिखती ही नहीं, राइट। तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ आपका पूरा टॉपिक हो चुका है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये। तो अभी आज हमने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होता है और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ क्या होता है। ये दोनों ही सीरीज़ की क्लासिफिकेशन थी। सीरीज़ 2 तरह की होती है, फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल में भी 2 टाइप्स हमने पढ़े थे कि हम डेटा को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर, या तो रोल नंबर या फिर नाम, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, या फिर आप क्या कर सकते हो, उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हो। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी सीरीज़ की। फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में 2 टाइप्स हैं, फ्रीक्वेंसी एरे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी एरे को हम डिस्क्रीट सीरीज़ के नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़, सीरीज़ ऑफ ग्रुप डेटा, सीरीज़ ऑफ रेंजेस। इसमें क्या होता है, हम एक एक वेरिएबल अलग लिखते हैं, अलग अलग से लिखते हैं, ठीक है, एक्स वेरिएबल, तो इसीलिए एक्स वेरिएबल यहाँ पर डिस्क्रीट होता है। पर यहाँ पर हम हर वेरिएबल अलग अलग नहीं लिखते, एक्स वेरिएबल को अलग अलग से नहीं लिखते हैं, मतलब उसे ग्रुप कर देते हैं, तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल डिस्क्रीट नहीं होता, इसीलिए ही यहाँ पर इसका नाम ग्रुप्ड डेटा, सीरीज़ ऑफ ग्रुप डेटा भी है। साथ साथ यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है हर उसका आइटम का, वो क्लियरली विजिबल होता है कि भाई 5 नंबर आए हैं 3 बच्चों के, 4 नंबर आए हैं सिर्फ 6 बच्चों के, ऐसे। पर यहाँ पे आइटम का मेजरमेंट नहीं हमें पता चल रहा, कितने बच्चों के 40 आए हैं, कितनों के 50 आए हैं, कितनों ने टेस्ट ही नहीं दिया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें कुछ भी नहीं पता चल रही हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कैसे हम स्टैटिस्टिकल सीरीज़ को रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कितने कितने तरह की होती हैं, राइट। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।